लर्नर्स, वेलकम बैक टू द लीगल साइंस। आई एम महिमा शर्मा एंड आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल प्रोविजन को, दैट आर द इमरजेंसी प्रोविजंस गिवन इन पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360। इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी की, दैट इज गिवन इन द आर्टिकल 352, एंड सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे स्टेट इमरजेंसी की और फाइनेंशियल इमरजेंसी की। अब इस बात से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि इमरजेंसी तीन टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज द नेशनल इमरजेंसी गिवन इन आर्टिकल 352, सेकेंड इज द प्रेसिडेंट्स रूल that is also known as the state emergency or the constitutional emergency given in article 356 and the financial emergency given in article 360. इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 352 दैट इज द नेशनल इमरजेंसी, और इस बात को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट वील सी कि नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के क्या क्या ग्राउंड्स हैं। सेकेंडली हम देखेंगे कि आर्टिकल 356 के अप्रूवल का आर्टिकल 352 दैट इज नेशनल इमरजेंसी के अप्रूवल का क्या प्रोसीजर है। थर्ड हम देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी अप्रूव तो हो गई, फिर वो रिवोक कैसे होगी, उसका क्या प्रोसीजर है। उसके बाद हम देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लेम होने के बाद सेंटर और स्टेट रिलेशन में क्या क्या अफेक्ट होता है। एंड देन हम देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी एक बार जब प्रोक्लेम हो जाती है उसके बाद उसका फंडामेंटल राइट्स पे क्या क्या अफेक्ट होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली वील टॉक अबाउट द ग्राउंड्स ऑन विच नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड. So the first ground is war, second ground is external aggression, and the third ground is armed rebellion. So now you people must be confused कि war or external aggression, they kind of sound similar. So what's the difference between the two? So the difference between war and external aggression is that war is a kind of official declaration between the two countries that now we are in a state of war. It's an official declaration. And external aggression on the other hand is when two countries are involved in armed conflict, but there is no such official declaration from both the sides. So that's that's a slight difference between the two terms. So national emergency can be proclaimed on the basis of armed rebellion, war, and external aggression. Now armed rebellion was added in Article 352 through 44th Constitutional Amendment Act. And why? Because prior to that, the term internal disturbances was there in place of armed rebellion. And internal disturbance बहुत ही वेग टर्म है। उससे पहले जब गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी लगाती थी तो किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को इंटरनल डिस्टर्बेंस कह के नेशनल इमरजेंसी लगा दे रही थी, एंड इस प्रोविजन का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा था, जो हमने 1975 की इमरजेंसी के अंदर देखा था, विच वॉज प्रोक्लेम्ड बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट प्रेसिडेंट जब हमारे प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद, और उन्होंने ये इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया था। उस टाइम पे ये इमरजेंसी लगाई गई थी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के ग्राउंड पे, और वो बहुत ही वेग टर्म था। उन्होंने किसी भी चीज़ को लेके इंटरनल डिस्टर्बेंस बोल दिया एंड इमरजेंसी लगा दी, और उस इमरजेंसी के दौरान इतने ज़्यादा इस प्रोविजन का मिसयूज़ हुआ, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया इलीगली, सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया, प्रेस पे जो सेंसरशिप थी उसका तो पूछिए ही मत। इसीलिए सेफगार्ड करने के लिए लोगों के राइट्स को एंड इस इमरजेंसी प्रोविजन को कम कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए 44th अमेंडमेंट एक्ट से इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को सब्स्टिट्यूट किया गया विद द टर्म आर्म्ड रिबेलियन, राइट। सो दीज आर दी थ्री ग्राउंड्स ऑन विच नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड: आर्म्ड रिबेलियन, वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। तो अब हमने ग्राउंड्स की बात तो कर ली, अब हम बात करेंगे कि इमरजेंसी अप्रूव कैसे होती है। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द अप्रूवल ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजन। तो इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एंड जिनका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर, दे हैव टू गिव इन रिटर्न में उन्हें प्रेसिडेंट को ये देना चाहिए कि देना पड़ता है कि हमारी कंट्री में
या तो आर्म रेबेलियन हो रहा है या वॉर है या एक्सटर्नल एग्रेशन है, तो उसके बेसिस के ऊपर वो रिटर्न में प्रेसिडेंट को देते हैं दैट देयर इज़ अ नीड ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन आवर कंट्री, और फिर प्रेसिडेंट उस समय से पूरे देश में या फिर किसी भी उसके एक पार्ट में, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि पूरे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगे, किसी एक पार्ट में जहाँ पे ये डिस्टर्बेंसेस, वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रेबिलियन चल रहा है, उस पार्ट में भी नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जा सकती है। तो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये रिटर्न में प्रेसिडेंट को दे देते हैं तो उसी टाइम से प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा देता है। अब क्या इसका ये मतलब है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को बोल दिया तो बस इमरजेंसी लग गई? नहीं, उस टाइम से इमरजेंसी लग तो जाएगी, लेकिन उसका मैक्सिमम पीरियड होगा 1 मंथ, और इस 1 मंथ के अंदर अंदर इस इमरजेंसी को पास करना होगा बाय पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों से इस इमरजेंसी को 1 महीने के अंदर अंदर पास कराना पड़ेगा बाय स्पेशल मेजॉरिटी फ्रॉम बोथ द हाउसेज। और स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजॉरिटी इज 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, और 50% वोटिंग चाहिए ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। सो व्हाट इज स्पेशल मेजॉरिटी? 2/3 मेंबर्स चाहिए उस बिल के लिए, 2/3 मेंबर्स उसके फेवर में वोट करें जो उस समय प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं हाउस के अंदर, और 50% वोट चाहिए ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, नो मैटर इफ दे आर प्रेजेंट और नॉट। सो दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी। तो दोनों हाउसेज की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और जब दोनों हाउसेज स्पेशल मेजॉरिटी 1 मंथ के लिए 1 मंथ के अंदर अंदर दे देती है उस प्रोक्लेमेशन से, तो इमरजेंसी लग जाती है फॉर 6 मंथ्स। अब 6 मंथ्स के लिए इमरजेंसी लग गई, और अब हर 6 मंथ्स के बाद उसे दोबारा से इसी सेम प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। नेशनल इमरजेंसी एंडलेस टाइम के लिए प्रोक्लेम की जा सकती है, पर एक टाइम में सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ्स के बाद उसे दोबारा से सेम प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। लोकसभा एंड राज्यसभा उसे अगर स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेंगे, ओनली देन इट विल कंटिन्यू, अदरवाइज इट विल नॉट। सो आर वी क्लियर विद द अप्रूवल? देन लेट्स मूव टू द रिवोकेशन। अब अगर इमरजेंसी लग गई, इमरजेंसी के लगने का प्रोसीजर इज लाइक वेरी लॉन्ग एंड इट नीड्स स्पेशल मेजॉरिटी फ्रॉम बोथ दी हाउसेज, बट रिवोकेशन में ऐसा कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट जब भी चाहे इमरजेंसी को उसी टाइम रिवोक कर सकता है, और अगर प्रेसिडेंट नहीं कर रहा है एंड लोकसभा वांट्स कि इस इमरजेंसी को प्रोवोक कर सके, तो लोकसभा एक सिंपल मेजॉरिटी पास करेगी और उसी टाइम से इमरजेंसी रिवोक हो जाएगी। सो द डिफरेंस बिटवीन द अप्रूवल एंड द रिवोकेशन इज, अप्रूवल में 1 मंथ के अंदर अंदर दोनों हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, दैट इज 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। और रिवोकेशन इज कंपैरेटिवली वेरी इजी प्रोसीजर, उसमें प्रेसिडेंट जब चाहे तब इमरजेंसी को रिवोक कर सकता है, और एल्स लोकसभा चाहे तो सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से। नाउ स्पेशल मेजॉरिटी इज नॉट नीडेड इन दिस केस, सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा कभी भी इमरजेंसी को रिवोक करवा सकता है प्रेसिडेंट को बोल के। सो दिस वॉज अबाउट द रिवोकेशन। नाउ वील टॉक अबाउट, ठीक है, अब अप्रूव हो गई, तो अब इस इमरजेंसी का क्या अफेक्ट होगा सेंटर स्टेट रिलेशंस पे? दैट इज गिवन इन आर्टिकल 353। 352 में नेशनल इमरजेंसी डिस्क्राइब्ड है, 353 में डिस्क्राइब्ड है कि क्या अफेक्ट होता है सेंटर स्टेट रिलेशन पे आफ्टर वंस द नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड। सो जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर बन जाता है, एक यूनिटरी स्ट्रक्चर। अब इस टाइम पे सेंटर जो चाहे वो वैसे लॉज बना सकता है, दे कैन इवन मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट, और दे कैन आस्क स्टेट टू मेक सर्टेन काइंड ऑफ लॉज। मतलब स्टेट को सेंटर के कहने पे चलना होता है, जो सेंटर कहेगी वो स्टेट करेगी। इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सस्पेंडेड, दे आर नॉट सस्पेंडेड, बट they have to work on the guidelines provided by the center government, and center government can also make laws during the national emergency in on the subject given in the state list, or subjects जो jurisdictions, all these lists are given in which schedule? 7th schedule of the Indian Constitution, that is the state list, the center list and the concurrent list. तो इन तीनों लिस्ट पे पार्लियामेंट नेशनल इमरजेंसी के अंदर लॉस फॉर्मुलेट कर सकता है, नो मैटर वो चाहे स्टेट सब्जेक्ट ही क्यों ना हो।
तो ये तो इफेक्ट हो गया सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे। अब हम बात करते हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो उसका फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट होता है। एक बार जब नेशनल इमरजेंसी लग गई तो आर्टिकल 358 कहता है कि नेशनल इमरजेंसी के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 राइट्स दिए हुए हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। सो बट इस प्रोविजन के अंदर भी एक चेंज किया गया था बाय आर्टिकल 44 बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट to safeguard the fundamental rights of the citizens and make this provision less controversial. So, Amendment 44th Amendment Act से आर्टिकल 358 में ये चेंजेस किया गया कि आर्टिकल 19 नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे तभी सस्पेंड होगा जब इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन से। अगर आर्म रिबेलियन के बेसिस के ऊपर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। So we are clear with Article 358, जो national emergency, if it is proclaimed on the basis of war or external aggression, suspend हो जाती है automatically. अब बात करते हैं कि क्या इफेक्ट होता है नेशनल इमरजेंसी का बाकी के फंडामेंटल राइट्स पे, which is talked in Article 359 of the Indian Constitution. 359 बात करता है कि इमरजेंसी का बाकी के फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट होगा। So it says कि प्रेसिडेंट चाहे तो अपने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाल के कोई भी फंडामेंटल राइट हटा सकता है, कोई भी। 19 तो 358 में हो ही गया, वो तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। बट 359 कहता है कि प्रेसिडेंट अपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से कोई भी फंडामेंटल राइट हटा सकता है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। अब इस प्रोविजन को भी थोड़ा लेस कंट्रोवर्शियल और लोगों के राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए नेशनल इमरजेंसी के टाइम 44th अमेंडमेंट एक्ट से थोड़ा सा चेंज किया गया। उसमें कहा गया कि 44th अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते। दे आर बेसिक पार्ट ऑफ a human life and they cannot be suspended even during the national emergency. आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इसीलिए नेशनल इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं होंगे। सो आर्टिकल 359 में ये चेंज किया गया और बाकी के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी प्रेसिडेंट जो अपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में स्टेट करेगा जिन जिन फंडामेंटल राइट्स को, सिर्फ वही सस्पेंड होंगे, बाकी सारे बचे रहेंगे। और क्या हमारे पास इस टाइम पे फिर अब जुडिशियल रिव्यू की पावर होगी? यस, जुडिशियल रिव्यू की पावर होगी, लेकिन सिर्फ उन्हीं फंडामेंटल राइट्स पे। और आर्टिकल हम लोग कोर्ट्स को रीच भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं फंडामेंटल राइट्स पे जो कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में स्टेटेड नहीं है, एंड बिसाइड्स दैट आर्टिकल 20 एंड 21 बिकॉज दे कैन नेवर बी सस्पेंडेड। तो आज की वीडियो में हमने बात किया आर्टिकल 352 के बारे में, नेशनल इमरजेंसी, उसके ग्राउंड्स, उसका अप्रूवल, उसका रेवोकेशन, its effect on center-state relations and its effect on fundamental rights. I hope you are clear with this, and we'll talk about the President's Rule, Article 356, and Financial Emergency, Article 360, in the second part of this video. So stay tuned.